हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग इंडियन पार्लियामेंट के सेकंड लेक्चर को कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लोकसभा के फर्स्ट पार्ट को देखा था, यानी जितने भी सवाल लोकसभा से आए थे उनके पहले पार्ट को कवर करने की कोशिश किया था। ओके, तो आज उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो लोकसभा का पार्ट टू है, जो बचे हुए सवाल हैं, आज हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी उनको एक एक करके डिस्कस कर लिया था, और मैंने आपको ये भी बोला था कि जो मतलब इसमें कॉन्सेप्ट बच रहे हैं वो आने वाले सवालों में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग कल वाले लेक्चर को कंटिन्यू करने की कोशिश में आज हम लोग बिना किसी देरी के सीधे सवालों पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा। कहने का मतलब है, जो सवाल कह रहा है, सवाल पूछने का मतलब ये है कि लोकसभा की बैठक के लिए आवश्यक जो कोरम होता है वो क्या है। तो कोरम की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, कोरम की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 100 क्लॉज 3 में इसकी बात की गई है, यानी आर्टिकल 100 की बात की गई है आर्टिकल 100 के क्लॉज 3 में। तो कोरम क्या होता है? कोरम सदन में यानी पार्लियामेंट में किसी भी कार्य को करने से पहले उपस्थित होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी प्रोसीजर को काम आगे बढ़ाना है तो जो मिनिमम नंबर ऑफ एमपीज यानी सदस्य होंगे, उस चीज़ को जो रिक्वायरमेंट होगी उसी को बोलते हैं कोरम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो जैसे लोकसभा में मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे लोकसभा में 500 मेंबर हैं और राज्यसभा में 250 मेंबर है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, राज्यसभा में 250 मेंबर हैं। तो यहाँ पे अगर कोरम की बात किया जाएगा तो कोरम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो कोरम है वो आपका 1/10 हो जाएगा, 1/10 यानी 10% की बात होती है। तो लोकसभा के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 50 नंबर ऑफ एमपी हो जाएंगे, और राज्यसभा के केस में अगर यहाँ पे 1/10 निकालेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर लोकसभा के कोरम की बात किया जाए तो वो 50 मेंबर हो जाएंगे, और राज्यसभा का जो कोरम की बात किया जाए तो उसमें 25 मेंबर हो जाएंगे। तो कोरम क्या होता है? बेसिकली सदन में कोई भी कार्य करना होता है, उसमें उस कार्य को करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ एमपीज यानी सदस्य की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं कोरम। और संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होता है, यानी 10% होता है। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, 1/10 यहाँ भी लगेगा, 1/10 यहाँ भी। ओके, तो कोरम एक तरीके का प्रोसीजर इन द सेंस है, एक कंडीशन है जहाँ पे किसी भी हाउस में सदस्यों की संख्या जो होनी चाहिए वो मिनिमम कम से कम 1/10 होनी चाहिए, तभी वो प्रोसीजर आगे काम कर पाएगा। ये तो बात लोकसभा की हो गई। यही बात आप जितने भी राज्य हैं वहाँ की विधानसभा को भी ये चीज़ लागू होती है। और कोरम किस किस आर्टिकल के अंतर्गत मेंशन किया गया, तो मैंने बता दिया आपको, आर्टिकल 100 क्लॉज 3 में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब सवाल पे आते हैं कि कहना क्या जा रहा है कि व्हाट इज़ द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस, ये बात गलत हो जाएगी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 1/4 की बात कर रहा है वहाँ, या ऑप्शन डी में 1/3 की बात कर रहा है, जबकि एग्जैक्ट क्या होता है? 1/10 होती है। यानी कोरम का मतलब यह है कि 1/10 यानी 10% किसी भी चीज़ की जो सदस्य मेंबर होंगे, किसी भी हाउस के 10% मेंबर होंगे, तभी वो कार्यवाही आगे काम कर पाएगी या चल पाएगी। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि इन इंडिया विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। ये ऑब्वियस सी बात है, ये सवाल अगर आपको नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश होगा, एमपी होगा, महाराष्ट्र होगा, आंध्र प्रदेश होगा, तो सिंपली अगर आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे नंबर ऑफ सीट सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, लार्जेस्ट पॉपुलेशन जहाँ पे होगी। अगर आज के केस में देखा जाए तो बच्चा बच्चा जानता है कि बेसिकली उत्तर प्रदेश में
जो पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट है, और यही रीज़न है कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहीं पे नंबर ऑफ सीट सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा को आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि इवन विधानसभा में सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर सीट देखा जाए तो वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। ओके, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अगर यूपी की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में, मैं यहाँ पे चार्ट ही बना दे रहा हूँ, ये आपका लोकसभा मेंबर हो जाएगा, ये राज्यसभा मेंबर हो जाएगा, और ये आपका मैं यहाँ पे स्टेट लिख दे रहा हूँ। तो अगर यूपी की बात किया जाए, पहले केस में यूपी, तो यूपी में देखा जाए तो लोकसभा में जो है वो 80 सीट आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है कि यूपी का 80 सीट जो है वो लोकसभा में है। इसके बाद 31 जो है आपका राज्यसभा में है यूपी के। ओके, यूपी के अलावा अगर हम लोग देखें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एमपी। एमपी की अगर हम लोग बात करें तो एमपी का जो लोकसभा में सीट है वो आपका 29 हो जाएगा। मैं यहाँ पे सीट नंबर मतलब लिख दे रहा हूँ। इसके बाद 11 सीट जो है वो आपका राज्यसभा में है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ये 48 सीट लोकसभा में रिजर्व करता है और 19 सीट आपका राज्यसभा में। इसके बाद चौथा ऑप्शन जो है वो आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की अगर बात किया जाए, जब तेलंगाना नहीं बना था, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से बाइफरकेट होके तेलंगाना एक अलग राज्य बना था। कौन सा राज्य? तेलंगाना। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। जब तेलंगाना नहीं बना था तब आंध्र प्रदेश की टोटल सीट 42 थी, लेकिन जब तेलंगाना बन गया तो आंध्र प्रदेश की टोटल सीट बची कितनी? 25। यानी कहने का मतलब ये है कि फिर तेलंगाना के पास कितनी आ जाएगी? 25, 35 और 17 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। किसके पास? तेलंगाना के पास। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, आज के केस में बात करें, तो यहाँ पे 25 सीट आपका लोकसभा में देखने को मिलेगा और 11 सीट इसका राज्यसभा में। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको ध्यान आएगा। और ये जो सवाल कह रहा है, सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा का पूरे देश में सबसे ज़्यादा सीट रिजर्व है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये कह रहा है स्टूडेंट कि आफ्टर उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के बाद, द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैव बीन अलॉटेड टू, यानी यूपी को हटा दिया जाए तो उसके बाद सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी किस राज्य में है। तो ये सवाल पूछा है 2008 में। ओके, तो एक एक करके देख लेते हैं। अगर आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 25 सीट आपको लोकसभा में रिजर्व देखने को मिलेगा। कितना? 25 सीट। बिहार की अगर बात करें, बिहार की, तो बिहार में टोटल 40 सीट जो हैं वो रिजर्व हैं। किसके लिए? लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पे, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीट है जो कि लोकसभा के लिए रिजर्व है। और वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो ये 42 सीट हो जाएगा आपका, जो कि लोकसभा के लिए रिजर्व है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो आंध्र प्रदेश तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 25 सीट है। इसके बाद बिहार देखिए 40 है, इससे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सीट रिजर्व होने की बात कही गई है, यानी 48 सीट है। अगर यूपी के बाद में एक ऑर्डर आपको बना दे रहा हूँ, यूपी में कितना सीट है? 80। यूपी के बाद अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र में कितना है? 48, यानी ये सेकंड नंबर पे है। ये फर्स्ट नंबर पे है और ये सेकंड नंबर पे है। एक नंबर और आप ध्यान रखिए, थर्ड नंबर पे। थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, जहाँ पे कितनी सीट है? 42 सीट। इसके बाद अगर हम लोग फोर्थ नंबर की बात करें, फोर्थ नंबर पे आपका आ जाएगा बिहार। बिहार में कितनी सीट रिजर्व है आपकी? 40। इसके बाद अगर हम लोग पाँचवें नंबर की बात करें, फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी सीट है? 39 सीट है। इसके बाद सिक्स नंबर पे अगर हम लोग बात करें, सिक्स नंबर पे आपका आ जाएगा एमपी में कितनी सीट रिजर्व है आपकी? तो ये 29 हो जाएगी। ये एक ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, ये ऑर्डर हो सके तो आप ध्यान में रखिएगा। ओके, सबसे ज़्यादा यूपी में है, इसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर वेस्ट बंगाल में। कितनी है? यूपी में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है और वेस्ट बंगाल में 42 सीट है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि सीट्स अलॉटेड टू बिहार इन द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब होता है लोकसभा, या इसी को हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो लोकसभा इन द टोटल सीट्स अलॉटेड टू,
यानी कहने का मतलब ये सवाल 2000 का है, जब बिहार का बाइफर्केशन नहीं हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि ये सवाल तब बनाया गया है जब झारखंड नहीं बना था। तो अगर देखा जाए तो ये वर्ष 2000 से पहले की अगर बात किया जाए तो लोकसभा में बिहार के लिए टोटल, मैं पहले से ही लिख दे रहा हूँ यहाँ कि 2000 से पहले, सन 2000 से पहले की बात अगर किया जाए, पहले यहाँ पे पहले मैं वर्ष लिख दे रहा हूँ ना, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। वर्ष 2000 से पहले की अगर बात किया जाए तो बिहार में कितनी सीट लोकसभा की थी, तो टोटल 54 थी, 54 सीट थी बिहार में। ओके, लेकिन हुआ क्या कि 2000 में ही झारखंड हो गया अलग, किससे विभाजन हो गया, किससे, बिहार से। तो जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार बचा, बिहार तो बिहार ही रह गया, इसके बाद एक झारखंड भी बन गया, मैं शॉर्टकट में लिख दिया। तो बिहार एक टोटल 54 सीट थी, तो 54 में 40 बिहार के पास बची, 40 बिहार के पास बची सीट, और जो बचा यानी 14 सीट जो बचा वो झारखंड के साथ चला गया। यानी कहने का मतलब है टोटल अगर 54 था उसमें 40 बिहार के साथ आ गया और 14 बचे आपके झारखंड के साथ। ओके, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक एक करके हमें क्या करना है, ये सवाल ये कहना चाह रहा है, बेसिकली सवाल में ये पूछ रहा है कि हाउस ऑफ पीपुल यानी लोकसभा में जो बिहार की सीट थी, इन इन चारों ऑप्शन में से किन किन राज्यों की मिला के उसके बराबर सीट है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर असम की बात किया जाए, असम में अगर देखा जाए तो आज के समय में 14 सीट है, और एमपी में अभी मैंने आपको बताया कि एमपी में कितना है, 29 है। तो 9 4 13 आप देख पा रहे हैं, 54 हो पा रहा है नहीं, क्योंकि ये सवाल 2000 का है, तो उस समय के हिसाब से हमें देखना है कि टोटल 54 सीट बन पा रहा है कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। आज के समय में ये सवाल रेलिवेंट नहीं है, बट मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ कि ऐसे सवाल को कैसे टैकल करना है। तो असम में 14 है, एमपी में 29, दोनों मिला के 53 हो रहा है। ओके, 54 नहीं हो पा रहा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। असम में 14 है, तमिलनाडु में कितना है, 39, 9 4 13, ये भी आपका नहीं हो पाएगा। ओके, कर्नाटक की अगर बात किया जाए, कर्नाटका में कितनी सीट होगी आपकी, तो कर्नाटका में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, राजस्थान में ये भी नहीं होगा, और पंजाब और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में तो मैंने आपको बताया 42 सीट है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर कोई भी नहीं होगा, यानी कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। बेसिकली हमें कैलकुलेट करके ये देखना है, अगर उस समय में देखा जाए तो एमपी जो था, एमपी में 40 सीट थी, और यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, एमपी में उस समय 40 थी, इसलिए क्योंकि 2000 में छत्तीसगढ़ भी तो अलग हुआ था ना। एमपी में पहले 40 सीट थी, तो वहाँ पे 29 सीट एमपी के साथ चला गया। जब छत्तीसगढ़ 2000 में डिवाइड हो गया तो 11 सीट वहाँ पे चला गया, तो टोटल 40 था, और असम के साथ 14 था। तो ये दोनों मिला के अगर आप देखें तो उस समय के हिसाब से तो आपका करेक्ट आंसर ए बन जाता, लेकिन आज के समय में ये सवाल रेलिवेंट नहीं है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर कोई भी नहीं है। ओके, लेकिन जब ये सवाल पूछा था तो उस समय इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। असम में 14 था और एमपी में 40 सीट थी। क्यों 40 सीट थी, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ एमपी का ही पार्ट हुआ करता था, जो कि सन 2000 में जैसे झारखंड हो गया, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों 2000 में ही अलग अलग डेट पे बने थे, फॉर्मेशन इनका हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर उस दौरान ऑप्शन नंबर ए था, लेकिन आज के समय में इसका करेक्ट आंसर कोई भी नहीं है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट हैज़ इक्वल सीट्स इन लोकसभा, इनमें से कौन सा जो पेयर है जहाँ पे लोकसभा में बराबर सीटें हैं। पंजाब की अगर बात किया जाए तो पंजाब में 13 सीट आपको देखने को मिलेगी, असम में आपको 14 सीट देखने को मिलेगी, गुजरात में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 26 सीट आपको देखने को मिलेगी, राजस्थान की अगर बात करें तो 25 सीट देखने को मिलेगी, एमपी की अगर बात किया जाए आज के समय में तो ये 29 सीट है, तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो 39 सीट है, आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आज के समय में ये 25 सीट है, और वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो ये 42 सीट है। लेकिन ये सवाल पूछा है 2005 में, तो 2005 में आंध्र प्रदेश इकलौता मतलब अकेला सीट मतलब एक राज्य था, जो कि 2014 में इसका फॉर्मेशन हो गया और तेलंगाना इससे अलग हो गया। ओके, तो 25 सीट इस समय है, नहीं तो ओवरऑल अगर देखा जाए उस दौरान तो ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो 42 सीट था, यानी वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश का 42 सीट था। तो उस कंडीशन में अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि रीज़न ये है कि सन 2005 का सवाल है और 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, जिस वजह से तेलंगाना के साथ कितनी सीट चली गई, 17 सीट चली गई, और ये 25 सीट, दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो 42 सीट आएगी। यानी जब ये सवाल पूछा था तो आंध्र प्रदेश के पास टोटल लोकसभा की जो सीट थी वो 42 थी, लेकिन अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के पास टोटल लोकसभा की सीट 25 है और तेलंगाना के पास 17, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 42 सीट हो रहा है। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ भी आप
देख रहे हैं 42 सीट है, यानी ये दोनों मैच कर रहे हैं। पूछा क्या है सवाल कि कौन सा पेयर है जहाँ पे इक्वल सीट है लोकसभा में, तो उस समय के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता, लेकिन आज के समय में ये सवाल रेलिवेंट नहीं है। इस सवाल को सॉल्व करने का मेरा मेन एक ही मोटो है बेसिकली कि किस तरीके के सवाल आपके सामने आएंगे, और ये सवाल से एक हमें आइडिया लग जाता है। PYQs हमें सॉल्व करने का बेसिक तरीका ये है कि कुछ सवाल अगर रिपीट हो गए तो हमारे लिए एक बोनस का काम करता है, अदरवाइज अगर रिपीट नहीं हुए तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि वो पर्टिकुलर कमीशन किस तरीके के सवाल पूछता है। जैसे हम लोग UPPSC के PYQs को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एक रफ आइडिया लगता जाएगा कि UPPSC में आने वाले समय में किस तरीके के सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं। ओके, अगले सवाल पे हम मूव करते हैं। इसका करेक्ट आंसर वैसे कोई नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में कोई नहीं होगा, उस दौरान अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, कुछ राज्य दे रखा है बाएं साइड, दाएं साइड, उनसे संबंधित लोकसभा में कितनी सीट है। तो एक एक करके देखते हैं। अगर आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो ये 42 सीट की बात कर रहा है। ये सवाल कब आया है? 1997 में। उस समय ये सही था, लेकिन आज के केस में ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। असम की बात किया जाए, असम में कह रहा है 13 सीट, नहीं, यहाँ पे 14 सीट होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब में 13 सीट है और वेस्ट बंगाल में 42 सीट है, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन डी दोनों सही है। लेकिन आंध्र प्रदेश आज के केस में अगर देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन जब ये सवाल पूछा था तो उस समय ये सही था। तो इस हिसाब से देखें 1997 में जब सवाल पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आज के केस में देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ, क्योंकि दोनों में जो मैचिंग कराया है रॉन्ग है। असम की आंध्र प्रदेश की अगर बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में आज के समय में 25 सीट है और तेलंगाना के साथ चली गई है आपकी 17 सीट। तेलंगाना कितना? 17 सीट। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों ऑप्शन मैं आपको बताते चल रहा हूँ, जो करंट सिनेरियो बन रहा है वो भी और जो पिछला वाला है वो भी। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड। यानी 4 ऑप्शन जो दे रखा है, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। इनमें से सवाल ये कहना चाह रहा है कि इनमें से 2 लोकसभा के मेंबर किस राज्य से चुने जाते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताते चलता हूँ। अगर त्रिपुरा की बात किया जाए तो त्रिपुरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्रिपुरा में 2 सीट जो है वो लोकसभा के लिए चुनी गई है। मिजोरम की बात करें तो 1 सीट है, सिक्किम की बात करें तो यहाँ भी 1 सीट है, और नागालैंड की बात करें तो यहाँ भी 1 सीट है। ओके, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो त्रिपुरा में 2 सीट रिजर्व है। त्रिपुरा के अलावा अगर भारत में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, मणिपुर, इसके बाद फिर आपका हो जाएगा मेघालय। मेघालय के अलावा फिर आपका हो जाएगा दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। यहाँ पे क्या है, इन सभी जगह 2 सीट लोकसभा के लिए रिजर्व है, 2 सीट्स रिजर्व हैं लोकसभा के लिए। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। सिर्फ त्रिपुरा में ही नहीं है, त्रिपुरा के अलावा अरुणाचल प्रदेश में है, गोवा में है, मणिपुर में है, मेघालय में, ये तो हो गए राज्य। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में भी 2 सीट आपको रिजर्व देखने को मिलेगी। किसके लिए? लोकसभा के लिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि आफ्टर डिलिमिटेशन ऑफ लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स इन यूपी इज। यानी जो 4 ऑप्शन दे रखा है अमेठी, उन्नाव, लखनऊ और बागपत में, सवाल ये कह रहा है कि जो परिसीमन के बाद डिलिमिटेशन कमेटी कमीशन एक आया था 2008 में, तो उसने कुछ मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिफाइन करने का, या कह लीजिए कि अलग करने का, एक बाउंड्री क्रिएट करने का काम करता है डिलिमिटेशन कमीशन। जब इससे संबंधित कभी सवाल आएगा तो हम लोग वहाँ पर टैकल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये समझिए कि आफ्टर डिलिमिटेशन यानी जो परिसीमन के बाद अगर देखा जाए तो सवाल ये पूछ रहा है कि यूपी में मतदाताओं की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो चारों में कोई नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आपका आज के समय में देखा जाए तो गाजियाबाद हो जाएगा। गाजियाबाद में अगर देखा जाए तो यूपी में नंबर ऑफ वोट के हिसाब से सबसे ज़्यादा आपका नंबर ऑफ वोटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका गाजियाबाद हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में कोई नहीं होगा आज के समय की बात किया जाए। ओके, ये सवाल 2007 में पूछा है, लेकिन आज के रेलेवेंस में आपको बता दें कि गाज़ियाबाद जो है वहाँ पे यूपी में सबसे ज़्यादा आपको वोटर आपको देखने को मिलेंगे। अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। एक साइड आपको बाएं साइड लोकसभा दे रखा है और दाएं साइड आपको इलेक्शन ईयर है। कहने का मतलब है सवाल बेसिकली पूछना चाह रहा है कि किस ईयर कौन सा लोकसभा इलेक्शन हुआ था और इनमें से कौन सा गलत है। तो 11वें लोकसभा की अगर बात किया जाए तो ये 1996 से लेकर 1998 तक हुआ था। ये बात सही है, तो बिल्कुल ये सही है। ओके, सातवां जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, सातवां लोकसभा इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये 1980 से लेके 1984 तक हुआ था। ओके, ना कि ये 82 में हुआ था। यहाँ पे अगर ये 80 होता तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये 1982 में नहीं हुआ था, 1980 में हुआ था। 13 की अगर हम लोग बात करें 13 लोकसभा की, तो 1999 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, और ये 2004 तक चला था। और नाइन्थ की अगर हम लोग बात करें, नाइन्थ की सॉरी नाइन्थ लोकसभा इलेक्शन 1989 में हुआ था और 1991 तक ये चला था। ओके तो कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं। तो आपका एक काम होगा, अभी तक जितने भी सवाल मैंने आपको बताया उसमें से आप आज के बाद 2-3 चार्ट आप बना लीजिएगा। पहला चार्ट आप इससे संबंधित बनाइएगा कि लोकसभा में कितनी सीट हैं हर स्टेट का, लोकसभा सीट्स के बेस पे आप बनाइएगा। एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप बनाते जाइएगा कि मतलब सबसे ज़्यादा सीट लोकसभा में किस राज्य के लिए है, फिर कौन कौन सा राज्य है, और टॉप से शुरू कीजिएगा, यानी यूपी से स्टार्ट कीजिएगा, सबसे लोवेस्ट की तरफ मूव करते जाइएगा। दूसरा चार्ट आप ये बना लीजिएगा कि राज्यसभा में सीट्स कितनी रिजर्व हैं हर स्टेट के लिए, एंड साथ साथ यूटी का भी आप बना लीजिएगा। ओके, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाएगा कि किस राज्य में लोकसभा के लिए कितनी सीट रिजर्व है आज के सिनेरियो में, और किस राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीट रिजर्व है। इसके बाद तीसरा आप चार्ट ये बना लीजिएगा कि किस ईयर, यानी कौन सा लोकसभा इलेक्शन किस साल में हुआ था। ओके, यानी कब से कब तक ये चला था। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था, पहला लोकसभा जो चला था वो था 1952 से लेकर 1957 तक। सेकंड आपका चला था 1957 से 1962 तक, और जो अभी करंट में चल रहा है वो आपका 18th है, यानी अभी हाल के समय में जो चल रहा है, जो मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये 18th लोकसभा के नाम से जाना जाता है, और ये 2024 से चल रहा है। ओके, अब ये 5 साल के लिए होता है, तो 2029 तक चलेगा। अगर ये सरकार रिजाइनिंग नहीं करती या टोटल मेजॉरिटी में रहती है तो ये 5 साल अपना काम करेगी। ओके, तो 5 साल की अगर बात करें तो ये 29 तक चलेगा, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि 29 तक पूरा होगा या नहीं होगा। तो इस कंडीशन में मैं कह रहा हूँ कि अगर वो मेजॉरिटी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है 29 तक चलेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर ये उससे पहले रिज़ाइन करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे 29 नहीं लिख रहा हूँ, 2024 से लेके प्रेजेंट तक मैं लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन से ईयर तक ये चलने वाला है। ओके, तो ये अभी करंट टाइम में जो चल रहा है आपका, ये 18वां लोकसभा इलेक्शन था, ये 18वां लोकसभा चल रही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर टू रेजिग्नेशन टू दी, यानी लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो किसको अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। बिल्कुल सही बात है, यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपते हैं। कहने का मतलब है कि स्पीकर महोदय जो हैं वो डिप्टी स्पीकर को अपना लेटर रेजिग्नेशन का सौंप देते हैं, और डिप्टी स्पीकर को अगर रिज़ाइन करना होता है तो वो स्पीकर साहब को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ओके, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं यानी स्पीकर किसी भी समय अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर को संबोधित करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस प्रावधान की अगर बात किया जाए, यानी ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो ये आर्टिकल 94 में इस बात को कहा गया है। यह प्रावधान जो है आर्टिकल 94 में किया गया है, जिसमें क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अवकाश यानी छुट्टियों का, इस्तीफे का और पद से हटाए जाने से संबंधित है। तो आर्टिकल 94 किससे संबंधित है, स्पीकर के या डेप्यूटी स्पीकर के इस्तीफे से संबंधित है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं अगर अपना रेजिग्नेशन देना चाह रहे हैं तो वो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को दे सकते हैं। अगले सवाल पर हम लोग मूव करते हैं। सॉरी, अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, यानी लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यालय की समाप्ति से पहले उनके पद से हटाया जा सकता है। ये बात अभी पिछले ही सवाल में हम लोगों ने एक आर्टिकल पे बात किया था, आर्टिकल 94, और इसका क्लॉज सी ये बात कहता है। ओके,
कि लोकसभा को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही उनके पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, इफ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, यानी यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करे। ये बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है कि लोकसभा के ही मेंबर तो होते हैं स्पीकर साहब, यानी जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो उनका लोकसभा का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चुने कैसे जाते हैं। जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो जितने भी मेंबर लोकसभा में चुने जाते हैं उसी में से वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जो मेंबर होते हैं उनको लोकसभा का स्पीकर बनाया जाता है। और इनके लिए कोई स्पेशल चुनाव नहीं होता है, इनके लिए बेसिकली क्या होता है कि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उन्हीं में से किसी एक को लोकसभा का स्पीकर बना दिया जाता है। और ये जो अपना ओथ लेते हैं, यानी जो अपना ये कह लीजिए कि ओथ के दौरान ये जो करते हैं ये सांसद के रूप में लेते हैं। इनका कोई लोकसभा की स्पीकर के रूप में जो ओथ होता है वो नहीं लिया जाता। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और ये लोकसभा के लिए ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी इनकी रिमूवल की बात आएगी तो ये लोकसभा में ये पारित होगा। ओके, ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि इफ़ द लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर सो डिसाइडेड, यानी लोकसभा और पीएम ऐसे निर्णय ले। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि इफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पास अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, यानी यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ़ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, यानी यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, और उनको रेजिग्नेशन या उनको रिमूव करने की जो बात कही जाएगी वो बेसिकली लोकसभा में ही चलेगी ये बात। और इस बात को लोकसभा के जो मेंबर होंगे वो पास करेंगे इस पे, मतलब एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। ओके, लेकिन एक कंडीशन है कि जब भी ऐसा रिमूवल की बात आएगी तो स्पीकर साहब को 14 दिन की एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी लोगों के द्वारा, यानी लोकसभा के द्वारा 14 दिन की एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी कि आपके खिलाफ रिमूवल का एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। अगर ऐसा आप 14 दिन पहले नहीं गए थे एडवांस में तो इनके खिलाफ आपके पास हक नहीं है कि उनको रिमूव करने का कोई आप जो रेजोल्यूशन है वो पास कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट की द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज टू। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, यानी इसे हम लोग कार्यवाहक उपाध्यक्ष बोलते हैं। क्योंकि प्रोटेम स्पीकर कोई स्पेशल एक संवैधानिक पद नहीं है। प्रोटेम स्पीकर का मेनली अगर कार्य देखा जाए तो बेसिकली होता क्या है, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, तो जब सारे मेंबर आते हैं तो उसमें होता है कि जैसे पिछले वाले जो स्पीकर होते हैं वो तब तक बने रहते हैं जब तक नई लोकसभा चुन के नहीं आ जाती है। तो जैसे ही नई लोकसभा चुन के आएगी तो पहली मीटिंग के दौरान जो सारे मेंबर होते हैं उनमें से जो लेजिस्लेटिव सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट होता है एक सीनियर मोस्ट लोकसभा मेंबर्स की लिस्ट निकालता है। और जो उस दौरान उस लोकसभा में चुनकर आए हुए जो मेंबर होते हैं उनमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि इनमें से सीनियर मोस्ट मेंबर्स कौन कौन से हैं। उन्हीं में से किसी एक सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। और उनका जो मुख्य काम होता है वो जो नए सदस्य चुन के आए हैं लोकसभा में, बेसिकली कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट में, तो उनमें से क्या होता है कि उनको आप कह लीजिए लोकसभा की मेन मुख्य रूप से बात की जाएगी तो प्रोटेम स्पीकर क्या कहते हैं, लोकसभा के जो मेंबर चुन के आए होते हैं ना नए, उनको वो शपथ दिलाते हैं। और ये तब तक काम करते हैं जब तक कि कोई नया अध्यक्ष यानी कोई स्पीकर चुन के सदन को संचालित न करने लगे। यानी प्रोटेम स्पीकर का दो मुख्य काम है। पहला तो ये है कि जो मतलब नए नए मेंबर चुन के आते हैं, यानी नए नए सांसद जो चुन के आते हैं सदन में, उनको ये आप कह लीजिए कि शपथ दिलाते हैं। क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि ये तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब नया अध्यक्ष यानी नया स्पीकर तब तक चुन के नहीं आ जा रहे हैं, जब तक उनका चुनाव नहीं हो जा रहा है तब तक ये एज अ प्रोटेम स्पीकर अपना काम करते रहेंगे। ओके, तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस इन द अब्सेंस ऑफ स्पीकर। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत में ही बनाए जाते हैं। तो जब स्पीकर बन ही गए हैं तो उनके अब्सेंस में अगर काम करना होगा तो डेप्टी स्पीकर करेंगे, प्रोटेम स्पीकर नहीं करेंगे। ओके, और ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं, एडमिनिस्टर ओथ टू मेंबर्स, यानी जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने की बात करते हैं। और यही बात आपकी सही भी है।
तो प्रोटेम स्पीकर से मैंने आपको 2 पॉइंट बताया कि प्रोटेम स्पीकर एक सीनियर मोस्ट मेंबर, जब नया लोकसभा चुनाव होता है उसमें आते हैं तो सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। और उनका मुख्य रूप से 2 ही काम है। पहला कि जो नए लोग आते हैं चुन के उनको शपथ दिलाना होता है। इसके बाद तब तक वे अपने काम पर बने रहते हैं, मतलब अपने पद पर बने रहते हैं एज ए प्रोटेम स्पीकर, जब तक कि कोई नया अध्यक्ष चुन के यानी कोई नया स्पीकर चुन के नहीं आ जाता। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि ये जो नए मेंबर आते हैं उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द स्पीकर ऑफ लोकसभा मेक्स यूज ऑफ हिस्ट कास्टिंग वोट ओनली। यानी लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, मतलब स्पीकर होते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, सवाल ये पूछना चाह रहा है कि वो जो अपना वोट करते हैं वो किस कंडीशन में करते हैं। पहला क्या कह रहा है ऑप्शन, टू सेव द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट अभी चल रही है उसको बचाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान इनके वोट की कोई ज़रूरत तो होती नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये तो टोटल प्रेसिडेंट पे निर्भर करता है, इनका कोई काम ही नहीं है। यानी एक ही ऑप्शन बचा, वो बचा है कि इन केस ऑफ टाई व्हेन वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड, जब चुनाव होते हैं स्पीकर में किसी मैटर को ले, मतलब लोकसभा में किसी मैटर को लेके जब चुनाव होते हैं, तो अगर मान लीजिए कि सारे मेंबर्स मिलके इतना वोट दे दिए दोनों फेवर में कि वो इक्वल हो गया, तो जब वो टाई हो गया तो उस केस में स्पीकर के पास ये पावर होती है, जो कि संविधान के आर्टिकल 100 में ये बात कही गई है। यानी आर्टिकल 100 क्या करता है, वहाँ पे अभी आर्टिकल 100 क्लॉज 3 हम लोग देखे थे कोरम से संबंधित। यहाँ पे आर्टिकल 100 जो होता है अनुच्छेद 100, वो स्पीकर को निर्णायक मत प्रयोग करने का अधिकार देता है। यानी ये अधिकार ये देता है कि स्पीकर अगर चाहेगा तो टाई, यानी जब कोई चीज़ टाई हो जाएगी तो उस केस में निर्णायक मत देगा, जिससे कि जो डिसीजन है वो आ पाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये 2025 के पीसीएस में भी ये सवाल आ रखा है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। लिस्ट दे रखा था हालांकि वहाँ पे, लेकिन ये सवाल आया हुआ है ये, तो पीवाईक्यू उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि जो पहले लोकसभा के स्पीकर थे वो कौन थे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है श्री गणेश वासुदेव मावलंकर साहब थे। फिर सरदार हुकुम सिंह की बात कर रहा है। फिर श्री नीलम संजीवा रेड्डी की बात कर रहा है। फिर बालीराम भगत की बात कर रहा है। ओके, तो एक एक करके अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे वो इस देश के पहले लोकसभा के पहले स्पीकर बनाए गए थे। ओके, इनको शॉर्टकट में जीवी मावलंकर भी कहा जाता है। ये पॉइंट देख लीजिएगा, कभी कभी ऑप्शन में जीवी मावलंकर के नाम से दे दिया जाता है। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे एक लिस्ट है, इस लिस्ट को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। तो देखिए आप, यहाँ पे ये नाम है स्पीकर महोदय का, यहाँ पे ये स्पीकर की लिस्ट है और ये किस साल से किस साल तक अपना काम किए हैं उसके बारे में। तो पहला जो स्पीकर है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट, जस्ट अ मिनट, ये फर्स्ट स्पीकर थे, फर्स्ट स्पीकर। ओके, इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीए संगमा, ये फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर थे। पीए संगमा साहब फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर थे। ओके, यहाँ पे और नीचे आप आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे श्री मीरा कुमार, ये फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी, फर्स्ट वुमेन स्पीकर। ये 11वें लोकसभा स्पीकर, 11वें लोकसभा के दौरान इन्होंने 2009 से 2014 तक काम किया था। ओके, और अभी करंट टाइम में आप देखेंगे तो ओम बिरला साहब हैं, इससे पहले भी ओम बिरला साहब ही थे। ओके, तो इस बार यूपी पीसीएस के सवाल में एक लिस्ट ही पूछ लिया था ऑर्डर में, तो ये पॉइंट आप हो सके तो ये लिस्ट आप ध्यान रखिएगा। तो 3 चीज़ मैंने आपको बताया कि पहले थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी, पीए संगमा साहब भारत के पहले ट्राइबल स्पीकर थे, और मीरा कुमार जी जो थी वो पहली वुमेन स्पीकर थी। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा और कब से कब तक काम किए हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट होम अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज मूव्ड इन द लोकसभा वाज। यानी सवाल ये कहना चाह रहा है कि जो लोकसभा में जिस पहले अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था वो कौन थे। तो
तो आचार्य कृपलानी या आचार्य जे बी कृपलानी साहब ने विपक्ष के 21 सदस्यों के साथ बेसिकली अगर देखा जाए तो पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ ही जो है वो अविश्वास प्रस्ताव को लेके आया था। कब ले आए थे ये? तो 15 दिसंबर 1954 को ये अविश्वास यानी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा में पेश किए थे, लेकिन 18 दिसंबर 1954 को इसे अस्वीकार कर दिया गया था। तो किसके खिलाफ आया था? तो ये जीवी मावलंकर के खिलाफ आया था। और कौन लाया था? तो ये जे.बी. कृपलानी साहब लेके आए थे, जे.बी. कृपलानी, और इनके साथ 21 अपोजिशन के और एमपी थे। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो किसके खिलाफ? जीवी मावलंकर, जो कि पहले लोकसभा स्पीकर थे इस देश के। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि 2009 से 2014 तक किसने काम किया था, तो वो मीरा कुमार जी थी। मीरा कुमार जी पहली आप कह लीजिए कि लोकसभा स्पीकर थी। विजया लक्ष्मी पंडित से कोई लेना देना नहीं है। सुचेता कृपलानी यूपी की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। तारकेश्वर सिन्हा से कोई लेना देना नहीं। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि इन केस ऑफ डेप्टी स्पीकर इज प्रिसाइडिंग द लोकसभा ही हैज़ द राइट टू, यानी यदि लोकसभा की अध्यक्षता डेप्टी स्पीकर कर रहे हो तो उन्हें निम्नलिखित अधिकार होंगे। पहला क्या कह रहा है? टेक पार्ट इन इट्स डेलिब्रेशन, यानी सदन के विचार विमर्श में भाग लेने की बात की जा रही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि वोट ऑन एनी प्रपोजिशन बिफोर द हाउस एज अ मेंबर की बात कर रहा है, यानी सदन के समक्ष किसी भी प्रस्ताव पर सदन के रूप में मतदान करने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? वोट इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, यानी जो मतों की बराबरी होने पे मतदान कर सकते हैं ये। ऑप्शन डी कह रहा है कि नो राइट टू प्रिसाइड अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन केस द स्पीकर इज एब्सेंट, यानी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के सदस्य के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा को अगर प्रिसाइड करते हैं यानी उसके अध्यक्ष बने रहते हैं, तो उस समय वो इक्वालिटी के केस में अपने वोट को प्रिसाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब है अपनी जब मतों की बराबरी हो जाएगी तो उसमें वो अपना मतदान कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा। अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया कि पी एस संगमा साहब जो हैं वो इस देश के पहले ट्राइबल स्पीकर बनाए गए थे लोकसभा के। ओके, और ये कब बनाए गए थे? तो उस समय ये 11th लोकसभा चल रही थी, 11वीं लोकसभा चल रही थी, उस समय इनको बनाया गया था। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द लोकसभा सेक्रेटेरिएट, यानी लोकसभा जो सचिवालय है, कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो लोकसभा का सचिवालय होता है वो लोकसभा के स्पीकर के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। जो भी कुछ काम करना होगा वो लोकसभा के स्पीकर की वहाँ पे ज़रूरत होगी, यानी उनके ही मतलब कंट्रोल में सारा लोकसभा सचिवालय काम करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये कह रहा है कि विद रेफरेंस टू पोस्ट ऑफ सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कॉमन पोस्ट मे बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी कॉमन पोस्ट होते हैं वो पार्लियामेंट की ईच हाउस में वो सेक्रेटेरिएट के लिए क्रिएट किए जा सकते हैं। ओके, और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि द पार्लियामेंट हैज़ राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ ईदर हाउस ऑफ इट, यानी कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट में जो लोकसभा और राज्यसभा हैं दोनों हाउस में जो सेक्रेटेरिएट सचिवालय की जो स्टाफ होती है उनकी सर्विस कंडीशन को रेगुलेट किया जा सकता है। ये राइट किसके पास है? संसद के पास है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी एक और दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इस कंडीशन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 और 2। ये 2023 के पीसीएस में आया हुआ है, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट यूपीपीएससी के इतिहास में ये पेपर था। ओके, तो ये लोकसभा का आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है स्टूडेंट। अगले वाले टॉपिक में हम लोग राज्यसभा से संबंधित जितने पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही जो राज्यसभा से संबंधित थियोरेटिकल सवाल हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में राज्यसभा से संबंधित जो भी पीवाईक्यूज आए हैं उनको लेकर। ओके।